नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगिता सिंह। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है मेकअप इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री। आजकल हर व्यक्ति ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे सुंदर दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें, फैशन इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ सुंदरता को जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और बहुत हद तक हम अपने आइडल्स को फॉलो करते हैं, उनका स्टाइल स्टेटमेंट देख करके कि वो कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। मैं आज आपको इसीलिए एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ जो कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। देखिए, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ और भी खासियत है। वो प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वो स्टाइलिंग भी करती हैं। अब आप सोच रहे हो कि प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में बहुत अच्छे से बातें जो है ना, हम उनसे ही करेंगे। लेकिन एक हल्का सा हिंट दे देती हूँ। फिल्मों में हम पहले देखते थे ना कि अगर हीरो को चोट लगी है तो यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, तो हम कहते थे कि सॉस लगा रखा है उसने। लेकिन अगर आज की फिल्मों में आप देखें तो उन्हें देख करके ना बहुत रियल फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि सच में उनके ब्रूसेस हैं और बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, जैसे किसी को सच में चोट लगी हो। तो ये वाला जो मेकअप होता है ना, उससे प्रोस्थेटिक मेकअप करते हैं। और इसमें माहिर हैं बहुत कम लोग जो कि भारतवर्ष में मेकअप कर रहे हैं। और उनमें से एक हैं रिया वशिष्ठ जी, जो कि आज मेरी मेहमान हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो रेयरेस्ट से रेयर लोग होते हैं ना, वो मेरे शो में आते हैं। तो चलिए, मैं रिया जी को आमंत्रित करती हूँ। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी जान सकते हैं कि आपको सुंदर लगने के लिए, प्रेजेंटेबल लगने के लिए क्या करना होगा। तो मैं रिया जी को एक मैसेज भेज देती हूँ कि वो हमसे जुड़ जाए। ओके, मैंने और साथ में उन्होंने ना एक इंस्टीट्यूट भी अपना बनाया हुआ है जिसका नाम है RVMUA। तो वो होगा रिया वशिष्ठ। हेलो रिया जी, हाय। हाय। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू आज सो मैंने मच। सोचा है आज आपसे बात करके ना, आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ ब्यूटिफुल, अंदर बाहर दोनों। रिया जी, आप हॉलैंड से पढ़कर आई हैं, है ना? हॉलीवुड से, सॉरी। आपकी लॉस एंजलिस वहां गई हैं, आपने ये मेकअप सीखा, प्रोस्थेटिक। तो मैंने जब लोगों से बताया इस बारे में, तो बहुत से लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे कि ये प्रोस्थेटिक एफएस और स्पेशल इफेक्ट मेकअप का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा एलाबोरेट करके बताओ ताकि हम भी इस कोर्स को कर सकें। तो मैंने कहा रिया जी से पूछ लेंगे हम। तो रिया जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो प्रोस्थेटिक, स्पेशल इफेक्ट और एसएफएक्स के बीच का डिफरेंस जानते हैं। जी। इवन बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको खुद को भी नहीं पता है कि वो एक्चुअली में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसका रीजन ये है कि हमारे जो फिल्म्स हैं उसके अंदर अभी तक जो डिमांड थी वो थोड़ी कम थी प्रोस्थेटिक को लेके। यूजली जी। रोमांटिक फिल्म्स बनती थी, आपने जी। देखा होगा फैमिली फिल्म्स बनती थी, तो उसके अंदर प्रोस्थेटिक और इन सब का रिक्वायरमेंट नहीं होता था। जी। आजकल जो फिल्म्स है वो उनका सबका ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो फिल्म बन रही है जी। वो यूजली रियलिस्टिक बन रही है या फिर ट्रू इवेंट्स के ऊपर फिल्माई जा रही है, तो उसके लिए बहुत रियलिस्टिक मेकअप का और मतलब अ, एकदम डिफरेंट मेकअप का रिक्वायरमेंट है। प्रोस्थेटिक जो होता है वो डुप्लीकेट्स जो हम स्किन या फेस बनाते हैं या फिर फीचर्स को क्रिएट करते हैं, उसको प्रोस्थेटिक बोलते हैं। हाँ जी। एंड हम्म। कैरेक्टर मेकअप जो होता है जिसमें हम एक प्रॉपर कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं, लाइक जलना, कटना, मार्क्स, ये सब चीजें होती है, उसको कैरेक्टर मेकअप बोलते हैं। एसएफएक्स आ जाता है हम्म। जो हम प्रॉपर स्किन क्रिएट करके उसको एप्लीकेशन करते हैं। और हम्म। एसएफएक्स जो है स्पेशल इफेक्ट मेकअप, वो उससे भी अपर क्वालिटी में आता है, अपर स्टैंडर्ड में आता है, अच्छा। जिसमें हम प्रॉपर हम्म। तरीके से किसी का भी हुलिया चेंज कर सकते हैं, लाइक एलियंस बना सकते हैं या अरे वाह। व्हाटएवर। हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से अलग एक क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट मेकअप। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में या फिर मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जो अकेडमीज है वो बड़ा कंफ्यूज रहती है, स्पेशल इफेक्ट बोल के कैरेक्टर सिखाते हैं, कैरेक्टर बोल के प्रोस्थेटिक सिखाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्योंकि एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से लोग अभी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी इंडिया में उतनी अकेडमीज भी नहीं है और हम्म। प्रॉपर तरीके से लोगों को भी प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि ब्यूटी मेकअप में ही सब इन्वॉल्व थे। सो आई एम ब्लेस्ड कि आई एम द वन ऑफ द प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट इन इंडिया कि बिल्कुल। मेरे पास कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी है। एंड इवन आई एम सो हैप्पी कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो लगता है ना कि आपको सेम चीज करते करते आप बोर हो जाते हो। ये हाँ एक हाँ। ऐसा फील्ड है जिसमें आप कभी बोर ही नहीं होते, क्योंकि सेम चीज कभी होती ही नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू क्रिएट ए न्यू न्यू थिंग, एक नई चीजें, नया चैलेंज।
या आपने कभी ऐसा किया, अपने अपने किसी दोस्त को या अपने घर में किसी का फैमिली मेंबर का चेहरा ही बिल्कुल ड्रॉ करके बिल्कुल चेंज कर दिया और फिर बोला जाओ बाहर घूम कर आओ? कभी ऐसा किया आपने? एक्चुअली एक बार मैंने किया था। अच्छा, किसका? मैंने आई हैव सन, मैंने उसका थोड़ा सा चिक पे प्रोस्थेटिक किया। जस्ट ऐसे वो सीख के आई थी न्यू हाँ, यूएस से, तो आई वाज वेरी हाँ, एक्साइटेड। मैंने कहा किस पे करूं, मैंने इसको पकड़ा, उसके चिक्स के ऊपर प्रोस्थेटिक किया एंड ही वाज सो हाँ। एक्साइटेड। वो गया अपनी नानी के पास, ही सेड कि देखो मैं फेल हो गया तो मम्मा ने मुझे इतना मारा। ओह गॉड! एवरीवन वाज शॉक्ड, इतना वो भी कौन नानी के मारता है। पास जाके। नानी के पास जाके लिटरली उसने शिकायत लगाई कि देखो मुझे कितना मारा। मतलब काफी टाइम तक तो मम्मी को भी समझ में नहीं आया कि मैंने उसको सच में ऐसे मार दिया है या वो हाँ, प्रोस्थेटिक है। फिर उसको एकदम से बच्चा है तो वो कंट्रोल एक लिमिट तक ही कर सकता है, उसको हंसी आ गई। हाँ, फिर उनको समझ में हाँ। आया, उसके बाद तो उसको सच में पिटाई हुई। तो ये बहुत इंसिडेंस बेहतर। बहुत अच्छा था मेरी लाइफ का। इट हाँ, वाज मुझे फनी। ऐसा अब तो लगता खैर है कि जी। आपके हाथ में जादू है। आप तो किसी को भी बदल करके भेज सकती हैं। अगर मुझे कभी कहीं जाना होगा और अपना वेश बदल कर जाना होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरा वेश हाँ बदल बिल्कुल। दीजिए। अब तो इवन ऐसे होता है योगिता, मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कहीं चोट भी लग जाती है ना और मैं घर जाके बोलती हूँ मुझे चोट लग गई है, तो कोई मुझे सीरियस नहीं लेता है, कहते मेकअप करके आई होगी। मतलब इसका एक दूसरा एंगल भी आपने मुझे बता दिया कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि असली में जी, भी चोट लगी हो तो लोग मानते नहीं है। नहीं हाँ। मानते। अच्छा रिया जी, आप जो ये कोर्स करके आई और आपने अभी खुद भी कहा कि इंडिया में ये इस चीज की क्लैरिटी ही नहीं है कि एसएफएक्स मेकअप कौन सा है, कैरेक्टर मेकअप कौन सा है। तो क्या जैसे आपका इंस्टीट्यूट है RVMUA करके, तो वहां उस इंस्टीट्यूट में आपने प्लान किया है इस कोर्स को करवाने का? जी, मैंने अभी इसी साल से मैंने यहाँ पे लैब डाला है और मैंने ये अच्छा। कोर्सेज स्टार्ट किए हैं प्रोस्थेटिक के। इवन आज से अच्छा। हमारा बैच भी स्टार्ट हो गया है एक। तो अरे वाह, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कंग्रेचुलेशन। इंडिया में ये अवेयरनेस आए, थोड़ा लोग जाने। अभी क्या है कि पहले क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं थी तो वो बड़ा डिफिकल्ट था, लोग कर पाते थे और बाहर से हमारे मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना पड़ता था, एब्रोड से बुलाना पड़ता था। लेकिन जब हाँ, हम इंडियंस में इतना टैलेंट है तो फिर क्यों बाहर से किसी को बुलाना। बिल्कुल सही है। अपने ही जो सिस्टर ब्रदर्स है उनको हमें आगे लाना चाहिए। तो यही सोच के मैंने, पहले मेरा प्लानिंग नहीं था हम्म। सिखाने का, बट मुझे अब लग रहा है कि नहीं, हम लोग बाहर वालों को चांस देते हैं तो बेटर है कि हम अपनी ही कंट्री के अपने ही लोगों को आगे लेके आए और करें। मैं कुछ जो डिजर्व करते हैं स्टूडेंट्स उनको मैं इंटर्नशिप भी देती हूँ और हम्म। स्कॉलरशिप भी इवन प्रोवाइड करती हूँ। मुझे लगता है कि कोई अच्छा। यस वाकई में हार्ड वर्किंग है एंड शी एंड ही वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर नॉट एबल टू हम्म। डू, या हम्म। कोई भी उनके साथ सिचुएशन है, तो मैं फाइनेंशियली भी उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ कि वो थोड़ा वाह। आगे आए और बोले इस फील्ड में करे। क्योंकि सी मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, जहां तक मुझे लगता है अपने लिए पर्सनली आई एम सेटिस्फाइड। पर क्या होता है कि एक लिमिट के बाद में आपको वो अपना जो हुनर होता है वो किसी ना किसी को हैंड ओवर करके जाना ही होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका नाम खत्म हो जाएगा दुनिया से। आप चाहते हो कि आप राइट। हमेशा जिंदा रहो तो आपको अपने आप को, आपने जो अचीव किया है पूरी लाइफ में, वो किसी ना किसी को सौंपना जरूरी होता है। तो मैं वैसे ही लोगों को ढूंढ रही हूँ जिनको मैं अपनी जो जो चीज मैंने पूरी जिंदगी में कमाया है वो मैं उनको दे सकूं और वो उसको रिप्रेजेंट करें और उनके वर्क में मेरा रिफ्लेक्शन आए, कि मैं लाइफ टाइम लोग याद करें कि हाँ मेरे स्टूडेंट के थ्रू मुझे याद किया जाए कि यस, मतलब मैं किसी को, मेरे ऊपर वाले ने मुझे इतना इतना ब्लेस किया है कि मैं किसी को उसकी लाइफ का रास्ता दिखाने में सक्षम हो पा रही हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि अपनी कला किसी को ऐसा सिखाएं कि वो खुद भी बहुत अच्छा राइज करे और आगे बढ़े। आप बच्चों को जो है हेल्प भी करती हैं। आपने कहा कि पैसों से भी आप हेल्प करें ताकि वो इस कोर्स को कर सके। आपने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बना रखा है कि ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ऐसा भी आपने कुछ बनाया है क्या? जी, जिनको मैं हेल्प करती हूँ उनके लिए या तो वो अंडर प्रिविलेज है और उनकी अर्निंग अच्छी नहीं हम्म। है, ऑलरेडी वो काफी टाइम से कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, या सिंगल मदर्स हैं जिनकी हम्म। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो कुछ करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों को बेसिकली हम लोग हेल्प करते हैं। क्योंकि कई बार क्या अच्छा, होता ये है मुझे कि बता। हाँ। जी जी, बोलिए। बोलिए बोलिए। जी, कई बार आप क्या होता बोलिए, है आप कि कुछ कह रही थी। हम मतलब दान तो करते हैं लेकिन हम पात्र गलत चुन लेते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि आप हर हाँ। किसी को भी आप डोनेट नहीं कर सकते। कभी कभी आपका दिया हुआ ज्ञान भी गलत हाथ में चला जाता है तो वो उसका मिसयूज होता है। तो वो चीज भी नहीं चाहिए। आप राइट पर्सन को अगर आप सही चीज दोगे तो वो हाँ, उसको हेल्प करेगी। ऐसा मैं प्लास्टिक सर्जरी के टाइम में सुना करती थी कि प्लास्टिक सर्जन कई बार मतलब दूसरों को कुछ कुछ ज्यादा ही फायदा उठवा लेते थे उनसे।
तो ये मेकअप का भी आपने जो बताया कि इसका भी आप जब कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं, तो मतलब ये भी बहुत बहुत प्रिकॉशन लगी, बहुत ध्यान रख करके। क्योंकि मैंने ना ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये वाली खबर सुनी थी कि किसी का जी। कैरेक्टर मेकअप ऐसा कर दिया गया था कि वो 70 साल के बुजुर्ग बन के वो भागने की कोशिश कर रहे थे भारत से, लेकिन उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से पुलिस को शक हुआ और वो पकड़े गए, और उन्होंने पूरा मेकअप कर रखा था। वो जो मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने उनका मेकअप किया था वो भी पकड़े गए। मतलब ये ओ गॉड। कितना रिस्की है ना? पहले नहीं पहले ये एक्चुअली, रिस्की नहीं था, बट नाउ इट्स सो रिस्की। एग्जैक्टली, इवन आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स, मतलब जो इस तरीके के हाँ मेकअप के लिए अप्रोच करते हैं। सो मुझे भी आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। कई बार तो क्या होता है कि अकेडमी में लोग ऐसे आ जाते हैं मिलने के लिए, जो मतलब दे आर जी। नॉट जेन्युइन पीपल, दे आर क्रिमिनल। वो लोग बोलते हैं कि हमारा ओ। ये कर दो, हमारा वो कर दो। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि मैं किसका काम कर रही हूँ, किसके लिए काम कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, किसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी आर्ट है, उसका जो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी साथ के साथ होता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसके लिए काम करें। मतलब बेसिकली मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट को करती हूँ तो पहले देखती हूँ कि प्रोडक्शन का ही है या नहीं है। अगर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं तो ही मैं वो प्रोजेक्ट लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। दे मतलब वो लोग पैसा देने के लिए भी काफी रेडी रहते हैं, आप जितना मांगो उतना देने। बट क्या है तो कि क्राइम के थ्रू मतलब इस तरीके को चीजें, इस तरीके की चीजें करना, ये कहीं ना कहीं मुझे भी खत्म करेगा और मैं सोसाइटी के लिए भी गलत कर रही हूँ। तो उन चीजों से भी बचना जरूरी होता है। और लोगों को, जब से मैं प्रोस्थेटिक करके आई हूँ, मेरे लिए ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया है कि ऐसे लोग, ऐसे कॉल्स तो मुझे बहुत ही आते हैं। ओ माय इवन मुझे गॉड। तो कभी कभी लगता है अच्छा। मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा देनी चाहिए। बट कब तक, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, फेस तो करना हाँ, ही पड़ेगा चीजों को। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो आप फिल्मों के हम्म, लिए ज्यादा मेकअप करती होंगी, तो शायद आपके जी। पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि ऐसी कॉल्स को आप अटेंड कर पाएं। बट मुझे ना आपकी फिर भी एक जर्नी जानने की बड़ी इच्छा है कि लोग आमतौर पे मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए उनके मन में ऐसा क्या चल रहा होता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। आपने क्या सोच करके मेकअप का ही फील्ड चुना? कि आपको बचपन से सुंदर लगने का बहुत शौक था, या दूसरों को सुंदर बनाने का शौक था, क्या था ऐसा? नहीं एक्चुअली आई एम अ वेरी ऑपोजिट पर्सन। मेरे जो फील्ड है उससे मैं बहुत ऑपोजिट ऑपोजिट हूँ। मुझे मतलब उतना सुंदर बनने का कभी शौक नहीं था। बेसिकली मुझे डिफेंस ज्वाइन करना था, बट ड्यू ओ, टू सम रीजन मैं डिफेंस नहीं ज्वाइन कर पाई। तो आई एम अ टॉम बॉय काइंड ऑफ पर्सन। मार धाड़ का अच्छी थोड़ा बात है। शौक आप था। डिफेंस में नहीं गई तो क्या हुआ, आप दुनिया को तो सुंदर बना रही है ना। जी। वो भी बहुत जरूरी है। तो लेकिन मुझे कलर्स से बहुत प्यार था, बचपन से बहुत प्यार था कलर्स के साथ। कई बार क्या होता है कि जब आप टीन एज में होते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअली में आपके लिए राइट फील्ड क्या है। तो उस टाइम पे क्या हम्म। होता है कि आप जो चीज देखते हो वो आप आपके माइंड में बैठ जाता है, आप अपने आप को उसी फील्ड की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं कुछ सीरियल्स ऐसे देखती थी, उड़ान हो गया, और आपको याद होगा शायद, हम्म। बहुत ही मोटिवेटिव सीरियल था वो। हाँ, उड़ाने आ जाए, एग्जैक्टली, हाँ। मेरा फेवरेट। तो उसको देख के ना मुझे बड़ा जोश चढ़ गया था कि डिफेंस में जाना है, बट नहीं जा पाई कुछ रीजन की वजह से। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या अपनी लाइफ में। आई वॉज वेरी क्रिएटिव, मुझे क्रिएटिविटी का शौक था। मैंने पेंटिंग, स्केचिंग सब कुछ सीखा। लेकिन ये हम्म। समझने में मुझे हम्म। बहुत टाइम लग गया कि एक्चुअली में मुझे फील्ड कौन सा सेलेक्ट करना है। फैशन डिजाइनिंग किया। फैशन डिजाइनिंग करने के बाद भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिला। फिर स्लोली स्लोली हम्म। स्लोली मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेकअप की तरफ जाने लगा। मैं लोगों के फीचर्स देखती थी, उनके फीचर्स देख के उनको जज करना स्टार्ट कर देती थी कि ये कितने खूबसूरत, मतलब विदाउट मेकअप मैं उनको मेकअप में जज कर लेती थी कि इनका ओ। अगर ये फीचर्स है जो अपने आप को बोलते हैं मैं अगली हूँ। मैं उनको भी हम्म। बोलती थी कि यू आर ब्यूटीफुल। क्योंकि भगवान की बनाई कोई क्रिएशन ना वो नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्शन डार्क है हम्म। या फीचर्स अच्छे नहीं है, हम्म। हम हम्म। सुंदर नहीं है, बट हम ऐसा कह के कहीं ना कहीं भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो मुझे ना हर अगली फेस में भी ना ब्यूटी दिखाई देनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं किसी के फेस पे एक स्माइल आ सकूं। तो ओ। वहां से ये मेकअप का जो मेरा था वो जगना स्टार्ट हुआ। और टचवुड मेरे आज क्लाइंट है जो, यूजली ऐसे क्लाइंट मुझे मिलते हैं जिनके कोई मेकअप नहीं कर पाते, या लोग बोलते हैं कि हमने हमारा सब जगह मेकअप खराब हो गया, या बहुत डस्की कॉम्प्लेक्शन है, स्किन इश्यूज है। और हम्म। जब उनका मेकअप होता है तो वो लोग मतलब एकदम चेंज हो जाते हैं। फीचर्स उनके जो हाईलाइट होते हैं, मतलब डिफरेंट नहीं होते हैं पर हाईलाइट होते हैं। हम्म। तो तब मुझे वो चीज ना मुझे फिर और भी क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया। और फिर हाँ। स्लोली स्लोली वो ब्यूटी मेकअप से प्रोस्थेटिक मेकअप में डेवलप होना स्टार्ट हो गया है कि अब तो चलो बहुत खूबसूरत बना लिया, आप हम्म। थोड़ा और कुछ करते हैं। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? आप मतलब सीधा वहां चले गए लॉस एंजलिस, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? आपने कोई एड देखा था क्या, कुछ ऐसा आपके दिमाग में आया था?
मैंने एक फिल्म की थी 2010 में, इट्स टाइम टू वेक अप रोहन। उसमें जब उसमें पूरा जो सीन था वो एक बहुत मतलब वो स्टोरी ऐसी थी कि उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की है, उसका पूरा फेस जल गया है और उसके हस्बैंड उसको हिट करना करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोस्थेटिक मेकअप था जब मुझे ये काम मिला। इस उस मेकअप मतलब मैंने समहाउ मैंने मैनेज किया, काम किया, और हम्म। कान फेस्टिवल में वो फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई। उसके बाद वाह। में जब मुझे अप्रिशिएशन मिला उसके काम के लिए कि विदाउट नोइंग प्रोस्थेटिक मेकअप एंड ऑल, मतलब अगर मैंने इतना अच्छा काम किया और उसका अप्रिशिएशन जब मुझे मिला, वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिला लाइफ में कि नहीं मतलब अगर मैंने सीखा नहीं है तो मैं ये कर सकती हूँ। वहां से मुझे प्रोस्थेटिक का मीनिंग पता चला। और एक फिल्म मतलब इंडस्ट्री के ही बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने ये अप्रिशिएशन दिया कि उन्होंने मतलब हमारे डायरेक्टर को बोला, सागर साय जी को, कि हम्म। जिसने मेकअप किया है उसको बोलो उसको प्रोस्थेटिक सीखना चाहिए। तो तब मुझे पता चला कि प्रोस्थेटिक मेकअप कुछ ओह। होता है। तो वहां से फिर मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने 5 साल सर्च किया कि कहाँ सीखूं, कैसे सीखूं। इंडिया में कहीं कुछ नहीं मिला, फिर बाकी कंट्रीज फाइंड आउट करने स्टार्ट की। सो मतलब हम्म। टोटल ये जो मैं एलए गई तो वहां तक का जो मेरा टाइम पीरियड था पूरा 5 साल मुझे लगा ये डिसाइड करने में कि अब मुझे कहाँ से प्रोस्थेटिक करना है। एंड फाइनली मैंने जो सेलेक्ट किया, मतलब आई एम सो हैप्पी कि मैंने बिल्कुल राइट प्लेस सेलेक्ट किया कोर्स करने के लिए। ब्यूटीफुल। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आपने आपने मॉडल्स का मेकअप किया है, एक्ट्रेसेस का मेकअप किया है, टीवी सीरीज में किया है, वेब सीरीज में किया है, नॉर्मल ब्राइडल मेकअप्स भी आपने करे हुए हैं, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेकअप आपको कौन सा लगा इन सब में? सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेकअप लगता है किसी खूबसूरत लड़की को और खूबसूरत बनाना। देखिए अगर किसी ये के आपने सही फीचर्स गड़बड़ है, कहा। कुछ है तो वो तो कर लेते हाँ। हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही खूबसूरत है जिसका वाइट स्किन है और फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि ऐसे लोगों का मेकअप जब होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट मेकअप होता है, क्योंकि हम उनको और खूबसूरत बनाने के चक्कर में अगली बना देते हैं। तो जिनको गॉड मतलब गॉड गिफ्टेड है, जिनके पास ब्यूटी, उनको खूबसूरत करना मतलब काइंड ऑफ चैलेंज। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट यही लगता है। और क्योंकि Oh God. उनके साथ में जब हम कलर्स के साथ प्ले करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। एक भी कलर आगे पीछे हुआ तो उनकी जो खूबसूरती है वो पूरी स्पॉइल हो जाएगी और वो आर्टिफिशियल लुक आ जाएगी। तो ऐसे में बस Oh एक दो God. क्लाइंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको देख के मैं सोचती हूँ इनका मेकअप करूंगी तो ऐसा ना हो कि जो ये खूबसूरत लग रहे हैं वो भी लगना बंद हो जाए। तो ये Oh एक्चुअली God. में सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। Oh God. अच्छा, स्टाइलिंग जब आप करती हैं किसी का, तो किसी की पर्सनालिटी देख करके आप हेयर डू से लेकर के सब कुछ आप प्लान करती हैं ना कि कैसा होना चाहिए। तो मैं अगर एक्ट्रेसेस की बात करूं, तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसको सजाना संवारना आपके लिए सबसे मुश्किल रहा, मतलब जिसका आपको पता है कि एटीट्यूड भी बहुत भयंकर है और उसको सजाना संवारना मतलब बहुत रिस्की काम, कैसे किसका लगा आप आपको? आप मेरी आप मेरी जॉब पे खतरा बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम ये फिल्म इंडस्ट्री वालों के पास पोस्ट ही नहीं करेंगे वीडियो। अगर कहीं अच्छा, से हम नाम कान टैंट्रम में वाला चला हिस्सा गया। हम टैंट्रम वाला हिस्सा हटा देते हैं। ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है जिसका मेकअप आपको लगता है कि थोड़ा मेहनत वाला है, डिफिकल्ट है? मैं सही बताऊं तो ऐसे वैसे कोई भी सेलिब्रिटी ऐसी नहीं है जिसका मेकअप डिफिकल्ट है या हाँ टैंट्रम तो कुछ कुछ में होते हैं बट वो सिर्फ फर्स्ट डे होते हैं। फर्स्ट डे जब तक वो मुझे नहीं अच्छा। जानते हैं वो सिर्फ तब तक होते हैं। उसके बाद में उनको एडिक्शन हो जाता है मेकअप का भी और उन्हें काम का एडिक्शन हो भी। जाता क्योंकि आई नो कि हाउ टू हैंडल अ पीपल, है। मतलब किसी का देखिए सिंपल सी बात है। किसी भी इंसान को हम्म। दिक्कत तब तक होती है जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर आपका वही मेकअप वही। कर रही हूँ, अगर मुझे पता है आपका टेस्ट क्या है, मैं फर्स्ट डे हम्म। आपको मतलब शांत रह के अगर आपको समझना स्टार्ट करूंगी तो फर्स्ट डे हो सकता है आप फर्स्ट डे क्या होगा कि जब मैं आपसे फर्स्ट डे मिलूंगी आप अपनी अपनी चीजें बताइए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे हम्म। चाहिए वैसे चाहिए। वहां पे अगर मैं अपने ओपिनियन दूंगी तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो वो मैं नहीं करती हूँ। फर्स्ट डे में सिर्फ सुनती हूँ समझती हूँ उनको क्या चाहिए। सेकेंड डे से मुझे पता है कि किसको क्या चाहिए, तो अपने ओपिनियन ना देके मैं उनके ओपिनियंस के हिसाब से अपने काम को करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्मोकी आई चाहिए, आप मुझे बोलोगे कि आई नीड स्मोकी आई, और मुझे पता है कि स्मोकी आई आपके ऊपर नहीं जाएगा, और मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि नहीं नहीं स्मोकी आई तो नहीं जाएगा, आपकी तो आंखें छोटी है तो आपको बुरा लग जाएगा। तो हम्म। उसका भी तरीका होता है, ये भी एक ट्रिक होती है। मैं आपको बोलूंगी हाँ बिल्कुल आपके ऊपर तो स्मोकी आई बहुत अच्छी जाएगी, हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्राउन बहुत सुंदर लगेगा। तो बात को कहने का तरीका है, तो वो मुझे हैंडल करना आता है कि मैं किस क्लाइंट को कैसे हैंडल हाउ करूंगी। स्वीट। तो यूजली मतलब मेरे लिए सारे सेलिब्रिटी बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो कभी ऐसा कुछ इशू आया नहीं है टचवुड आज तक।
फर्स्ट डे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उनको मुझे समझने में, सेकंड डे तो मैं समझ लेती हूँ, तो मैनेज हो जाता है। फिर आप समझा देती हो उन्हें कि बेटा अभी तुम्हें फिर मैं ऐसे नहीं समझा होना है, देती मैं बता रही हूँ। हूँ। उसके बाद तो फिर थर्ड डे आप जो बोलोगे वो मान जाएंगे। अच्छा, जब आप मेकअप कर रही होती हैं तो आप किन किन बातों का ख्याल रखती हैं? मतलब आप अपने मेकअप किट में किस चीज को हमेशा ध्यान रखती हैं कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, या फिर मतलब ब्रांड कौन सी होनी चाहिए, आप इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखती हैं? जी, जब मैं मेकअप करती हूँ सबसे ज्यादा तो मैं हाइजीन का ध्यान रखती हूँ कि आप कोई भी ब्रांड यूज हम्म। कर रहे हो तो सबसे पहले जो बात है कि उसकी साफ सफाई और रख रखाव का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि आप कितना भी ब्रांड, कितना भी बड़ा ब्रांड, कितना कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड उठाओगे, अगर आपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो वो भी स्किन पे इन्फेक्शन कर सकता है। तो कोई भी आप हम्म। ब्रश यूज कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके ब्रशेस क्लीन होने चाहिए। आप डायरेक्ट हम्म। फिंगर यूज नहीं कर हम्म। रहे हैं। अगर आपने बाई चांस अपनी फिंगर्स का यूज किया है मेकअप प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तो वो क्लीन होने चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखती हूँ। बाकी जो ब्रांड की बात अगर हम करें तो सारे इंटरनेशनल ब्रांड भी अच्छे नहीं होते। हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम्म। किसका रिजल्ट अच्छा है। जैसे पर्टिकुलर कोई भी एक्स वाई जेड अगर ब्रांड लेते हैं तो उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो हम लोग पूरा टेस्टिंग हम्म। करके और चेक करके कि किसका रिजल्ट बेटर आ रहा है, हम वही सिलेक्ट करके उन चीजों को रखते हैं। क्योंकि हमारा फोकस ब्रांड पे नहीं है, हमारा फोकस है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। कई बार क्या होता है एक छोटा ब्रांड भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है और कई बार एक बहुत बड़ा ब्रांड भी वो रिजल्ट नहीं दे पाता। एंड सेकेंडली इट्स डिपेंड स्किन टू स्किन कि किसका स्किन कैसा है। जैसे हम किस किस कंट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ की स्किन टेक्सचर क्या है, वहाँ का उनकी स्किन का कलर क्या है, ये सब भी देखना होता है। क्योंकि पर्टिकुलरली कोई भी जो ब्रांड है वो जिस भी कंट्री में बनता है वो यूजुअली वहाँ के वेदर और वहाँ के लोगों के हिसाब से होता है। तो ये सब चीजों को फोकस करके हम ब्रांड सेलेक्ट करते हैं। यूजुअली मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो देखते हैं अच्छा ये बहुत फेमस है ब्रांड उठा लो, पर आपको ये देखना है कि उसका रिजल्ट क्या है। उसके फेम पे हम उसका फेम नहीं खरीद रहे हैं, हम उसका राइट। वो प्रोडक्ट को नहीं हम पब्लिसिटी दे रहे हैं। हमें तो अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जानना है, उसके ऊपर क्या जाएगा वो जानना है। अच्छा रिया जी, मैंने ना कई कई एक्ट्रेसेस को देखा है कि वो फिल्म में ना नो मेकअप लुक होता है उनका, कोई मेकअप ही नहीं है। लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में आया था कि नो मेकअप के लिए बहुत मेकअप की जरूरत होती है। आई एम एग्जैक्टली डाइंग टू नो क्या करना होता है ये नो मेकअप लुक पाने के लिए। मुझे भी वो करना है ताकि मैं भी exactly. आप उसी तो लुक वैसे ही में जा बहुत सकूं। खूबसूरत हो। रिया जी, आप तो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, आपका मेकअप भी बहुत डिफिकल्ट है, यू हैव वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। ओह माय गॉड, तो फिर मैं किसी दिन आपसे मेकअप करवा के फिर ब्यूटीफुल लग के जी, देखूंगी। मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि जो खूबसूरत लोग होते हैं ना उनका मेकअप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे ही जो नो मेकअप लुक होती है वो भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि उसमें ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा करनी होती है। मेकअप इस तरीके से मिक्स अच्छा। करना होता है स्किन पे कि वो पता ना चले कि आपने कुछ लगाया हुआ है। आई शेडो एकदम ब्लेंड होना चाहिए, उसकी क्रीज लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, और मस्कारा भी एकदम से, सॉरी लाइनर एकदम से आपका स्मज होना चाहिए। तो इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करके, इवन शेड्स जो है वो थोड़े से न्यूट्रल होने चाहिए। बेसिकली जो हम शेड सेलेक्ट करते हैं न्यू मेकअप के लिए, नो मेकअप लुक के लिए, वो बहुत सटल और नेचुरल होते हैं और उनकी ब्लेंडिंग को फोकस करना होता है बस। मेकअप करना इजी होता है लेकिन नो मेकअप लुक थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि जहां पे आपको कलर पता चल गया हम्म। लगा हुआ वहां पे आप पकड़ लोगे कि मेकअप किया हुआ है। हाँ, मैंने बड़े सारे फोटो सेशंस देखे थे जिसमें एक्ट्रेसेस बिना मेकअप की इतनी गजब लग रही थी, तो मैं बड़ी खुश होती थी। मैंने कहा अच्छा ये बिना मेकअप के इतने सुंदर है। बाद में जब मैं बड़ी हुई और जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेकअप इसी लुक करना के लिए पड़ा इतना ये लुक कुछ किया पाने के हुआ है। लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जी बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि जैसे मेरे खुद की भी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें ना जब अगर हम शूट पे होते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक मेकअप नहीं होते हैं, रोज ब्लो ड्रायर कर रहे होते हैं, रोज आयनिंग हो रही होती है बालों में। तो ये हम बालों में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और ब्लो ड्रायर वगैरह करते हैं, तो कई बार बालों का टूटना और ये सारी बड़ी सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो बाल बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन को तो छोड़ नहीं सकते, एग्जैक्टली। इन्हें हेल्दी रखने के लिए कुछ खास करना होता है क्या, या कुछ प्रिकॉशंस इनको लेने हेल्दी होते हैं? रखने के लिए देखिए, जो हम हीट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना तो हमारे बाल डैमेज हो जाती है और बीच से ब्रेक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हीट प्रोटेक्टर आप यूज कीजिए जब भी आप अपने कुछ भी आप स्टाइलिंग करते हैं अपना, ड्राई करने से पहले, आयरनिंग से पहले हीट प्रोटेक्टर यूज कीजिए सो दैट कि वो आपके आपके हेयर को थोड़ा सा सपोर्ट करे।
उसके अलावा वीकली या मतलब 15 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कीजिए, नीम का तेल थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप लेके और उसमें थोड़ा सा आप बादाम का ऑयल डाल सकते हैं 2-4 ड्रॉप, एंड एलोवेरा प्लांट अगर आप घर पे है तो उसका जेल लेके उनको मिक्स करके और उससे मसाज कीजिए स्कैल्प पे, क्योंकि आपके बालों में जितना मॉइस्चर आएगा वो उतना कम डैमेज होंगे। जो बाल टूटते हैं बीच से, उसका रीजन ये होता है कि वो ड्राइनेस की वजह से टूटते हैं। तो अच्छा। आप और रेगुलर क्या अगर ये अगर हम आप पूरे दिन मेकअप लगा के रखते हैं? अगर नहीं हम नहीं स्किन मेकअप की भी लगा के बात रखने करें से तो? कोई, सॉरी मैंने कहा कम कि भैया। स्किन में भी देखिए, बालों के साथ तो आपने मुझे बता दिया कि हमें क्या करना है। स्किन जो है उसमें भी पूरे दिन मेकअप रहता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती होगी, है ना, पूरे दिन नहीं देखिए, हम मेकअप अगर हम से मेकअप स्किन लगा के कभी बैठे खराब हैं नहीं तो। होती। मेकअप से अच्छा। कभी भी स्किन खराब नहीं होती। स्किन खराब होती है अगर हम मेकअप अपनी स्किन पे छोड़ के सो जाते हैं। हम जो ओवरनाइट अपनी स्किन पे रखते हैं वो हमारी स्किन पे वर्क करता है पूरा। इवन अगर हम डे में मेकअप लगा के रखते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है पॉल्यूशन से, हमारे हमारे पोर्स के अंदर डायरेक्ट पॉल्यूशन नहीं जाने देता, डस्ट नहीं जाने देता। तो वो तो हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आप रात को सोने से पहले उसको आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। अगर आप उसको ओवरनाइट रखोगे और आपकी स्किन को ऑक्सीजन की जगह नहीं मिलेगी, उनको ब्रीथ लेने की जगह नहीं मिलेगी, वो सांस नहीं ले, तब आपको डिफिकल्टी होगी। अगर आप उसको रात को क्लींजिंग करके अच्छे से और उसको मेकअप को निकाल के देन फेस वॉश करके स्किन को छोड़ेंगे या नाइट नाइट क्रीम को लगा के सोएंगे तो कभी स्किन डैमेज नहीं होगी। और मेकअप आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में कभी कोई इन्फेक्शन ना हो, कभी कुछ एलर्जीज ना हो, तो उसके लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं। उसको एज ए मेकअप क्लींजर यूज कीजिए, वो सबसे बेस्ट है, एंटीबायोटिक होता है, उससे कभी भी आपकी स्किन पे कोई एलर्जी कोई प्रॉब्लम पूरे दिन में जितना पॉल्यूशन है वो सब निकाल देगा और स्किन को स्मूथ करेगा, और जितनी भी आपकी डबल टोन स्किन होगी उन सबको मैनेज कर देगा। तो वो सबसे अरे वाह। बेस्ट है। आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल बताया ना, इसके लिए हाँ, वर्जिन स्पेशली? कोकोनट ऑयल। अच्छा, हम लोग हेयर कलर यूज करते हैं, आपने भी हेयर कलर यूज किया हुआ है। मैंने सबसे ज्यादा यही सुना है कि जब हम हेयर कलर यूज करते हैं ना, तो वो हमारे बालों पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। क्या ये सच्ची बात है या इट्स अ मिथ? एग्जैक्टली वो आपके हमारे बालों को उसमें अमोनिया होता है, वो ड्राई कर देता है हम्म। बालों को, बहुत हाई लिमिट में ड्राई करता है। तो उसके लिए भी आपको रेगुलर स्पा या मसाज लेना बहुत जरूरी है ताकि ड्राइनेस ना रहे। और आप मॉइस्चराइजर, सॉरी, कंडीशनर कंडीशनर आपको हाँ। हाँ, शैम्पू के साथ कंडीशनर आप लगाएंगे लगाएंगे, अदरवाइज आप जो वीक में एक बार आप हेयर स्पा भी ले सकते हैं। आप घर पे भी कर सकते हैं हेयर स्पा का। मैंने आपको एक शॉर्ट वो भी बताया था कि कोकोनट ऑयल, सॉरी, बादाम रोगन, मतलब बादाम के बादाम दो का, चार हाँ, ड्रॉप बादाम बादाम का ऑयल के तेल दो जो चार आपने बताया ड्रॉप था, हाँ हाँ, हाँ हाँ। नीम के ऑयल के 2-4 ड्रॉप और जी। एलोवेरा जेल, उसको मिक्स करके जी। भी आप जब मसाज करेंगे तो वो भी आपका एक तरह से स्पाई होता है। वो आपके बालों को ओह। स्मूथ करेगा, और जो जिनको बाल मतलब जिनके हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी खत्म कर हम्म। देगा। बिकॉज नीम ऑयल जो होता है वो बेसिकली हेयर फॉल को आपको रोकता है। कंट्रोल तो करता है। मुझे तो जब भी अच्छा। हेयर फॉल होता है स्टार्ट, मैं तो उसी से मसाज लेती हूँ, और मुझे सीरियसली इवन ग्रो भी करेगा, बहुत वो फर्क आपके बाल पड़ता को है। ग्रो करेगा। हाँ, कोरोना के बाद से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल बहुत हुए, मेरे तो बहुत ज्यादा हुए। मेरे तो मतलब बिल्कुल स्कैल्प दिखना शुरू हो चुका है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार। तो अच्छा, आपने नीम ऑयल बता दिया, आई बी यूजिंग दैट। या अच्छा, श्योर, आपसे डेफिनेटली जब आप मैं यूज बात कर करें। रही थी ना, आपसे जब मैं बात कर रही थी, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए जिनमें उन लोगों ने ये पूछा कि आपकी एकेडमी में अगर हम फीस की बात पूछें तो क्या वो अफोर्डेबल है? क्योंकि अगर प्रोस्थेटिक मेकअप सीखना है तो कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, हम उसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और फिर हम जॉब के लिए कैसे, कहाँ अप्लाई करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो जिनको मैं स्किप कर गई थी। मैंने सोचा लास्ट में पूछूंगी उनके क्वेश्चन। देखिए, फीस बाकी जगह से तो बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप यूएस सीखने जाते हो या बाकी कंट्रीज में जाते हो तो आपका वीजा स्टे हम्म। वो सब भी है, और वहाँ के अकॉर्डिंग मैंने जो अपनी एकेडमी में फीस रखा है वो काफी लो रखा है। हम लोगों ने अच्छा। जो बाकी अकेडमीज अच्छा। है उससे लो रखा है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे और हमारा खुद का भी एक हम्म। टीम क्रिएट हो। और रही आगे जॉब की, तो इसमें एक्चुअली फ्रीलांसिंग होती है, तो हम लोग किक स्टार्ट देते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, इंटर्नशिप देते हैं। इंटर्नशिप का बेनिफिट क्या होता है कि आप अकेडमी में कुछ भी सीखोगे, उससे ज्यादा जरूरी है आपका रियल ट्रेनिंग, अपने रियल में कैसे काम किया। क्योंकि आप जैसे, हम्म। मैं आपको समझाती हूँ, छोटा सा एग्जांपल देके, स्कूल में बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन जो हम्म। संस्कार होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्कूल में आप किताबों राइट। में कुछ भी पढ़ो, लेकिन जब आप रियल लाइफ में आते हो तो वो स्कूली चीजें ना सिर्फ आपको सपोर्ट करती हैं, काम नहीं आती है।
खाली जॉब तक रह जाती है वो। उसी तरीके से जो यस। एकेडमिक नॉलेज होती है वो आपको सपोर्ट करती है आपको फील्ड में काम करने के लिए, लेकिन फील्ड में काम करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से क्या एथिक्स है, आपके वर्क एथिक्स क्या होते हैं, एक्चुअल में वही डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाओगे और कितना नहीं जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता है कि फर्स्ट डे में मुझे कैसे रिएक्ट करना है किसी भी सेलिब्रिटी के साथ में, और बाद में वो उससे अपनी बात कैसे मनवानी है। तो ये इसको बोलते हैं वर्क एथिक, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे आपको गुस्सा करना है, कहाँ आपको खुद को कंट्रोल करना है, कहाँ किसी को सुनना है, कहाँ अपनी बात को कैसे मनवाना है, अपनी सही बात को कैसे सामने वाले के सामने सामने रखना है। तो जब आप इंटर्नशिप लेते हो तो आप ये सारी बारीकियां सीखते हो कि अच्छा। हम कैसे काम करेंगे, कैसे सेट पे जाना है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, टाइम टेबल क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो आपका स्किल जो है वो वहां काम आता है जो आप अकेडमी में सीखते हो। आपका स्किल बहुत अच्छा है लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपकी क्लाइंट्स के साथ में डीलिंग अच्छी नहीं है, डीलिंग अच्छी नहीं है। तो कोई बेनिफिट नहीं है उस स्किल का। तो दोनों चीजें इक्वली है। आप अकेडमी में ट्रेनिंग लेते हो लेकिन आपने अगर इंटर्नशिप नहीं की है, आपने प्रॉपर अगर फील्ड में रियल ट्रेनिंग नहीं ली है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बाउंस बैक कर देगा। मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए शायद हो सकता है वो स्किप हो जाए आपके हाथ से। वेरी राइट। अच्छा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब आपने कुछ सोचा हुआ है आने वाले टाइम के लिए क्या करेंगे? फ्यूचर प्लान अभी तो खैर मैं एज ए प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट काम हम्म। कर रही हूँ इंडस्ट्री में, और अब हम्म। हम लोग अभी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। सो अच्छा। अभी तो मैं फ्यूचर प्लान सोचते सोचते थक गई हूँ। मतलब इतना देखा जाए तो ब्लेसिंग है। मतलब अभी तक मेरे जो ड्रीम्स थे ऑलमोस्ट सब पूरे हो गए हैं। तो अब बस ये है कि जो कुछ है वो बस किसी सही कुछ सही हाथों में देके जाऊं। तो अब तो उतना ही रह गया है। ऐसा आप कुछ कहाँ ऐसे जाने की बात कर रही हैं? आपको आपको कहाँ जाना है? इतनी जल्दी कहाँ जाने की है? लेके जाना जाओ। मीन्स कि आपको साथ रह करके लोगों को सिखाना है। सिखाना जाना है। मीन्स कि अब मैं सीख चुकी हूँ। अब मतलब मुझे ऐसा लग मैं अभी भी मैं आई एम स्टिल लर्निंग। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आ गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि एक टाइम के बाद में आपके अंदर एक अलग फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। एक मदर की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, एक टीचर की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ओह, वो फीलिंग्स मेरी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब जिनको जिनको जरूरत है मैं उनको भी थोड़ा सा वो करूँ। यू नो मैं समझा नहीं पा रही हूँ अपने शब्दों में ये बात, पर कहीं ना कहीं एक जो एक गुरु के अंदर फीलिंग आती है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। तो वैसे कहीं नहीं जा रही मैं, डोंट वरी, अभी तो 10-15 साल और इंडस्ट्री में हूँ। और भी लंबे टाइम तक, क्योंकि जितना मेकअप आर्टिस्ट पुराना होता जाता है, डिपेंडेंसी लोगों की उन पर इतनी ज्यादा बढ़ती ही जाती है। एग्जैक्टली ये अच्छा, एक अब ये रीजन भी है। आपसे आपसे हाँ, एक हाँ। ये रीजन तो भी है कि आपसे मुझे मैं लगता लोगों है को कि ढूंढ रही आने हूँ। आने वाले टाइम में लोग बोलेंगे कि हमें मेकअप करवाना है तो इन्हीं से करवाना है ना? आप वो चश्मा चढ़ा करके आप मेकअप करेंगे, लेकिन करवाएंगे लोग आप ही से बढ़ती उम्र के साथ। इसलिए मैं अपने रिप्लिका ढूंढना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि मैं भले ही काम ना करूँ, पर मेरा मतलब मुझे लोग जानने चाहिए कि कल को याद करें कि हाँ मतलब रिया वर्षिस का नाम जाना नहीं चाहिए इंडस्ट्री से। तो उसके लिए मुझे अपने रिप्लिका चाहिए होंगे ना, तो मैं वो उसकी बात कर रही हूँ। अभी भी ऐसे इश्यू आते हैं कि एक टाइम में 2-2 3-3 प्रोजेक्ट आ जाते हैं। दे सेड कि आप अपना कोई हम्म। बंदा भेज दो, क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। तो उसका बेनिफिट मतलब ठीक है मैंने तो ले लिया जितना लेना था, बट उसका बेनिफिट आगे भी लोगों को लेना चाहिए। पहले मेरा प्लानिंग था कि मैं अपने ही मतलब अपने बच्चों को सिखाऊंगी, उनको ये बेनिफिट हम्म। मिलेगा। बट उन्होंने अपना खुद का अलग फील्ड सेलेक्ट कर लिया है। तो अब बच्चे तो सारे अपने ही हैं, जो आपसे स्टूडेंट है वो भी आपके बच्चे होते हैं। तो एटलीस्ट वेरी वो जो राइट। आपने अचीव किया है वो उसको किसी और को तो आप उसको मतलब आगे लाना चाहिए उसके थ्रू। तो बस मेरा वो वेरी वाला वो रीजन है। वो डेवलप हो चुका है अंदर से कि एक स्टूडेंट अच्छा वाला चाहिए जिसको मैं अपनी सारी चीजें जो मतलब मैंने जितना कुछ सीखा है इस जिंदगी में इंडस्ट्री से, वो उसको हम्म। देके मतलब मैं उसको देखना चाहती हूँ, अपनी जगह पे देखना चाहती हूँ। तो बस एक वो छोटी सी एक यही ख्वाहिश मेरी बची ब्यूटीफुल। है। बहुत बहुत अपने बहुत बहुत प्यारी सी ख्वाहिश है आपकी, वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि जब टीचर मेंटोर इतना अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स पक्का कोई ना कोई आपकी तरह जरूर होंगे। अच्छा, चलते चलते एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। बहुत से लोग हैं जो कि जिन्हें बहुत अच्छा मेकअप करना नहीं आता, लेकिन हमें बाहर जाना होता है। मतलब मेरे साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि हमें हमेशा मेकअप आर्टिस्ट होते हैं सजाने के लिए, तो रियल लाइफ में मेकअप कैसे करना है मुझे पता ही नहीं होता। मुझे सिर्फ एक काजल लाइनर है, मुझे वो लगाना आता है। तो यूजुअली जब बाहर जाना होता है मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं चेहरे पे लगाऊं क्या। मतलब क्रीम लगाऊं या सिर्फ लाइनर लगा के चली जाऊं, वो भी प्रेजेंटेबल नहीं लगता। तो अगर किसी को तैयार होकर के घर से बाहर सिर्फ जाना है, तो उसे कैसे अपना स्किन केयर पे क्या ध्यान रखना चाहिए वो बता दीजिए आप।
देखिए मैं बहुत फास्ट वाला आपको एक क्विक वो बताती हूँ कि जब जी। मैं खास करके मुझे मालूम मार्केट तक हम्म। जाना होता है, जैसे मैं रेगुलर में मेकअप नहीं करती हूँ या मुझे ऐसे बैठना होता है ऑन स्क्रीन, तो जो सबसे फास्ट है कि आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको प्रेजेंटेबल दिखना है तो जी। उसके लिए क्या है कि आप फटाफट पहले मॉइस्चराइजर लगा लीजिए स्किन पे, उसको 2-4 मिनट हम्म। के लिए छोड़ दीजिए। जब तक हम्म। क्या करती हूँ मैं काजल लगाती हूँ उसको स्मर्च कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लाइनर जब प्रॉपर लगाते हैं तो इट्स टेक टाइम, आपको यो शेप को मैच हम्म। करने में इन सब में यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो बेस्ट है कि आपने जो हाँ। काजल पेंसिल है उसको आइस के ऊपर एज लाइनर लगाया और उसको ब्रश से स्मर्च कर दिया, तो उसको कोई शेप नहीं रहेगा, जी। तो वो एकदम परफेक्ट आएगा। वो एक शेडो वाला लुक भी देगा और आपकी आइस को हाईलाइट भी करेगा। प्रॉपर जो लाइनर होता है उसकी शेप थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो पकड़ लेते हैं, उसके कोई हाँ नहीं पकड़ हाँ। पाएगा। और उसके जो आप अच्छा। ऊपर स्मच करोगे उसी को अंडर में हल्का सा एजिस पे स्मच कर दिया, तो उससे आइस की ओके। जो शेप है वो भी इनहेंस हो जाएगी। और वही ब्रश आपने अपने आईब्रोज के ऊपर मार के उसको थोड़ा सा फाइन लुक दे दिया, अगर डार्क इफ यू डोंट हैव सर्कल्स। ओ। टाइम तो ये किया। और जब जब तक आपका मॉइस्चराइजर जो है वो जितना स्किन को लेना होगा वो ले लेगा, एक्स्ट्रा जो बचेगा आपको टिश्यू से डैप किया और निकाल दिया। उसके अलावा आप एक कॉम्पैक्ट रखिएगा, क्योंकि फाउंडेशन अगर हम्म। आप अप्लाई करते हो तो उसको ब्लेंड करने में आपको टाइम लगेगा और उतना शायद आपके पास हम्म। टाइम ना हो, तो आपने कॉम्पैक्ट हम्म। लिया उसको डैप किया कि वो इवन टोन में आ हम्म। जाएगा। और उसके बाद खाली ब्लशर लगाओ एंड लिपस्टिक आपको जो कलर लगाना है या आप लिप ग्लॉस लगाना चाहते हो लगा सकते हो। विद इन 5 मिनट्स आप एकदम रेडी हो जाओगे। और सीरियसली ये ओके। मेकअप कोई पकड़ भी नहीं पाएगा आपका, और आप आपका जो फीचर्स है वो बहुत हाईलाइट होंगे इससे। आज शाम पक्का, हाँ। ये वाला मेकअप ट्राई करूंगी मैं। और मतलब मुझे मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मास्क पहनना शुरू हुआ ना, तो मेरी जान में जान आई। मैंने कहा आधा मेकअप करने की जरूरत नहीं है, आंखें दिखनी है वो किसने देखनी है, कोई बात नहीं। आई वाज सो हैप्पी। मतलब मास्क के साथ अभी भी बाहर जाना होता है तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, कुछ नहीं लगाना। लेकिन हाँ, जब स्क्रीन पे बैठना हो तब टेंशन हो जाती है कि नाउ वी हैव टू लुक एग्जैक्टली मैं खुद प्रेजेंटेबल। बहुत खुश थी, क्योंकि क्या है कि मतलब इतना मेकअप करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है, और मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा राइट। है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, और बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट आई हैव टू बी लुक वेरी प्रेजेंटेबल। अदरवाइज क्या होता है कि लोग कहते हैं हाँ। देखो मेकअप आर्टिस्ट है, खुद की शक्ल देखो कैसे बना के घूम रही है तो मास्क पहनो निकल जाओ सबसे सेफ गार्ड बेस्ट। है हम लोगों के लिए। सीरियसली अब तो कभी मेरा मूड नहीं वाह होता यार, ना कभी मेकअप करने का, तो जबरदस्ती मास्क। ये आप अच्छा करती है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। ये बहुत अच्छी चीज आपने करती है। और आपसे जो बात की ना, मुझे बहुत मजा आया। मेकअप के बारे में बहुत इन डेप्थ समझ में आया मुझे। मुझे भी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ना मेकअप करने का बहुत शौक बीच में भी उठा था। जब लॉकडाउन था ना, मेरे बहुत सारे कजन्स थे जो मुझे फोन करके पूछते थे, मुझे ना मेकअप सीखना है, मेकअप सीखना है। तो मैं यही पूछती थी, मैंने कहा अभी लॉकडाउन में मेकअप सीख के कहाँ जाना है। अरे एक क्वेश्चन आया, एक एंकर है उत्कर्ष जी, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम, शैम्पू करने के बाद भी रोज डैंड्रफ वापस आ जाते हैं, अच्छा कोई रेमेडीज कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, प्लीज गिव हाँ मैं सम आपको बताती सोल्यूशन हूँ एंड रेमेडीज। आप गर्म पानी का यूज करते होंगे शैम्पू करने के लिए डेफिनेटली। जब हम हॉट वाटर यूज करते हैं स्कैल्प पे वॉश करने के लिए तो उससे डैंड्रफ होती है। और ओह। आप जो मैंने अभी बताया नीम वाला, वो डैंड्रफ के लिए भी अच्छा होता है। तो आप नीम नीम ऑयल थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, मतलब आधा ढक्कन नीम ऑयल के साथ में आप क्या बता एलोवेरा एलोवेरा जेल आप यूज कीजिए एलोवेरा। स्कैल्प पे और ठंडे और पानी आपने से सर बादाम का धोइए। भी ऑयल बताया था। हाँ हाँ, जी, आपने बादाम ये ऑयल भी दोनों बताया चीजें था, मिला के है अगर ना। आप करेंगे तो उससे डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और ड्राइनेस खत्म होगी। और दूसरा शैम्पू करने के बाद, मतलब जब आप शैम्पू करते हैं तो प्लीज हम्म। ठंडा थोड़ा सा नॉर्मल पानी यूज कीजिएगा। हॉट वाटर से अगर आप करेंगे तो डैंड्रफ आएगी आएगी, फिर तो आप कोई भी शैम्पू यूज थैंक करेंगे कोई बहुत। बेनिफिट नहीं है। थैंक यू सो मच रिया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई, अपनी जर्नी थैंक भी यू। हमारे साथ शेयर की। इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। और मैं थैंक यू रेनू मैम को भी कहूंगी, जिन्होंने एक्चुअली मुझे आपसे मिलवाया। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से सोच ही रही थी कि किसी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ हैक्स हमें बताएं, हमें भी सेलिब्रिटी की तरह सुंदर दिखना है तो हमें क्या करना चाहिए। यू गिव लवली गाइडेंस, लवली टिप्स। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्दी से। हाँ, नमस्ते, श्योर टेक केयर श्योर ऑफ योर डेफिनेटली। सेल्फ। या थैंक यू। थैंक यू एवरीवन जो लोग ज्वाइन कर चुके थे, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू अगेन, बाय बाय। बाय।